कहते हैं कि लड़के ही परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं। बाकी अगर जो लड़कियों को भी पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया जाए कि वो भी परिवार की जिम्मेदारी उठा सके, वो भी अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने पूरे परिवार की देख रेख कर सके। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? दरअसल आज की जो घटना है उसमें कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद उस इलाके के लोग और पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया था। दरअसल एक लड़की जो कि अपनी पढ़ाई अपने ही इलाके से कंप्लीट करती है, इसके बाद जेएनएम का कोर्स करती है, और जैसे वो जेएनएम का कोर्स कंप्लीट करती है, इसके बाद अपने ही इलाके के कुछ दूर पे एक नर्सिंग होम लगता है, वहां पे वो नौकरी करने लगती है। सुबह सुबह का वक्त होता है, वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है। बाकी देखते ही देखते कुछ ही घंटों के बाद वो नग्न अवस्था में रेलवे ट्रैक पे देखी जाती है। जो वहां से ट्रेन गुजर रही होती है उसमें का एक यात्री वहां के स्टेशन मास्टर को फोन करता है। इसके बाद उस लड़की को रेस्क्यू किया जाता है, और जैसे ही वो लड़की मामले का खुलासा करती है, वाकई रोंगटे को खड़े कर देने वाली बात कहती है। तो आखिर ये क्या मामला था और कहाँ का है और ये लड़की कौन है? तो इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो गया था। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव एसके क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है एसके क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद खौफनाक है, बेहद रोंगटे को खड़ी कर देने वाली है। अगर जो बात की जाए हमारे देश की सरकार की, और खास करके उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसको सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कब किसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए। अगर जो उस इलाके में, उस राज्य में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है नाबालिग बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, तो आखिरकार ये सेफ कहाँ है? ना ही घर में, ना ही बाहर। तो आखिर इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा और कब तक ऐसा चलते रहेगा? मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है चित्रकूट, और इसी चित्रकूट का एक थाना लगता है बरगढ़ थाना। यहीं की रहने वाली सोनम, सोनम के परिवार में सोनम के अलावा सोनम के माता पिता, उसकी बहन और उसका एक छोटा भाई। सोनम अपने ही इलाके से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती है, इसके बाद वो कुछ दूर पे कॉलेज लगता है, वहां से जेएनएम की पढ़ाई करती है। जैसे उसका जेएनएम का पढ़ाई कंप्लीट होता है, वो तुरंत एक नर्सिंग होम में नौकरी करने लगती है, जिससे कि उसके भाई बहन पढ़ सके, उसके परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने लगती है। जो इसका छोटा भाई रहता है वो भी परिवार के चलते बाहर में जाके छोटा मोटा काम भी करता है और साथ में पढ़ाई भी करता है। बिल्कुल अच्छे से परिवार चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। जो सोनम रहती है उसकी ये ख्वाहिश रहती है कि जब तक मेरी शादी ना हो जाए तब तक अपनी ही तरह अपने भाई बहनों को पढ़ा के इस काबिल बना दो कि वो भी अपने पैरों पे खड़े हो जाए, और साथ ही जब वो नौकरी करने लगेंगे तो हमारे माता पिता का भी अच्छे से ध्यान रखेंगे, हमारा परिवार एक तरह से खुशहाल परिवार होगा। और इसके लिए सोनम कड़ी मेहनत करती थी। मैं बात कर रही हूं 26 अक्टूबर 2024 की सुबह के लगभग 8 बजे सोनम तैयार होती है, नर्सिंग होम के लिए निकलती। वो रोज साइकिल से जाती और साइकिल से आती, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे हॉस्पिटल रहता है। अब वो जैसे लगभग घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे पहुंचती, वहां एक पुलिया पड़ती है, जहां की हमेशा सुनसान इलाका होता है और कुछ ही दूरी पे जंगल भी लगता है। जब सोनम वहां पहुंचती है तो देखती है कि एक व्यक्ति जो कि बाइक पे अपना पैर रख के मोबाइल कान पे लगा के किसी से बात कर रहा है। वहीं से सोनम गुजरती है, और जब गुजरती है तो उसको कुछ अजीब सा एहसास होता है, कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब वो कुछ दूर आगे जाती है साइकिल से तो उसको महसूस होता है कि जो बाइक सवार था वो शायद मेरे पीछे आ रहा है। बाकी इस बात को इग्नोर करते हुए वो आगे निकलती। बाकी वाकई में जो बाइक सवार था ये पीछे से आता है और उस लड़की को पकड़ता है, सोनम को। सोनम कहती है, भैया ये क्या कर रहे हो? इसके बाद वो जो व्यक्ति रहता है
जोरदार घूसा उसके आंख में मारता है। जैसे ही उसकी आंख में चोट लगती है, चौंधिया के गिर जाती है। इसके बाद दोबारा से फिर उसकी दूसरी आंख में मारता है, और जब जैसे ही दूसरी आंख में मारता है, लड़की गिर के छटपटाने लगती है, चीखने की कोशिश करती है। बाकी उसकी चीख को सुनने वाला उस इलाके में कोई नहीं था, क्योंकि वो सुनसान इलाका था। इतने में वो व्यक्ति कहता है कि मैं पकड़ लिया हूं, तुम लोग आ जाओ। इसके बाद वो लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। बाकी इतने में लगभग 4 से 5 लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। उस लड़की का कोई हाथ पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है, और कहते हैं कि क्यों ना इसको उठा के जंगल के तरफ लेके जाया जाए। उसको घसीट के झाड़ियों की तरफ लेके जाते हैं। इसके बाद कोई हाथ पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है, उसके पैंट को निकालते हैं, उसकी पैंटी को निकालते हैं, और जो उसकी पैंटी होती है उसके मुंह में ठोसते हैं, और जो उसका पैंट होता है उसकी आंखों पे बांधते हैं। इसके बाद ये पांचों दरिंदे घिनौना कृत्य करने लगते हैं, उस लड़की को नोचने लगते हैं, और जब भी वो छटपटाने की कोशिश करती तो उसके हाथ को भी एक वायर से बांध देते हैं, उसके पैर को भी बांध देते हैं। इसके बाद ताबड़तोड़ लगातार ये पांचों दरिंदे हैवानियत करते हैं, दरिंदगी करते हैं, उस लड़की के साथ घिनौना काम करते हैं, उसका रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। और साथ ही वो लड़की ये बताती है अपने बयान में कि उसके साथ कभी तो जब वो बदहवास सी हो जाती है तो कभी तो उसके प्राइवेट पार्ट में अपने अंगों को घुसेड़ते हैं, और उसके बाद उसके मुंह में घुसेड़ते हैं। कोई उसके अंगों के साथ नोचाचोची करता है, तो कोई उसके चेहरे के साथ करता है। लगातार उस लड़की के साथ पांचों मिलके दरिंदगी करते हैं, घंटों हैवानियत करते हैं। इसके बाद भी वो लड़की उनसे मिन्नतें कर रही होती है, हाथ जोड़ रही होती है। बाकी वो दरिंदे मानते नहीं, उनकी रूह तक नहीं कांपती, वो हैवानियत करते रहते हैं जब उनका मन भर जाता है। इसके बाद जब उनका मन भर जाता है तो कहते हैं कि इसको मार दिया जाए। तो उसी में से कोई कहता है कि इसको मारने से क्या मिलेगा, क्या ये हमें पहचानती तो है नहीं, ये हमारे बारे में क्या बताएगी। अब ऐसा कहते हुए वो लोग उसको घसीट के झाड़ियों की तरफ करते हैं, और कुछ दूर जाके वो अपने में बात करने लगते हैं, जिस बात को वो एहसास कर रही थी कि वो लोग करीब में ही है। बाकी फिर भी वो अपने हौसले को नहीं हारती, अपनी हिम्मत को नहीं हारती है, और लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। अब किसी किसी तरह वो झाड़ियों के बीच घसीटते हुए जाती है। इसके बाद वो अपने ही हाथों से किसी किसी तरह अपने मुंह से उस कपड़े को निकालती है, जो कि उसकी पैंटी होती है, उसको निकालती है। और जब निकालती है तो सांसें उसकी इतनी तेज आ रही होती है कि उसको ये लगता है कि कहीं ये हमारी सांसों की आवाज को सुन ना जाए, कभी ये जान ना जाए लोग कि मैं भाग रही हूँ। अपने चेहरे को, अपने मुंह को अपने हाथ से दबाती है। इसके बाद धीरे धीरे वहां से सरकती है, और सरकती हुई जब थोड़ा सा मौका पाती है तो अपने हाथों को छुड़ाती है, अपने पैरों को छुड़ाती है। इसके बाद वो भागती हुई, बदहवास सी लड़खड़ाती हुई, गिरती हुई कुछ दूर पे रेलवे ट्रैक लगता है, वहां पहुंचती है। अब जब वहां पहुंचती है तो बीच बीच में गिर के वो अचेत हो जाती, और जब रेलवे ट्रैक पे पहुंचती है तो अब उसे इंतजार होता है कि काश कि कोई मुझे देखता और मुझे बचा लेता। अब तो मैं यहां मर जाऊंगी, मेरे घर वालों को पता तक नहीं चलेगा कि मैं गई तो गई का, मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। अब इसी बात को सोच के सोनम घबराती हुई अपनी जान की बचाने की दुहाई देती हुई रेलवे ट्रैक पे नग्न अवस्था में खड़ी होती है। तभी वहां से एक ट्रेन गुजर रही होती है। उस ट्रेन की यात्रियों की नजर उस लड़की पे पड़ती है, और साथ ही जो उस ट्रेन का ड्राइवर होता है उसकी भी नजर उस लड़की पे पड़ती है। ट्रेन तो नहीं रुकती है, पर उस ट्रेन के जो ड्राइवर होता है वो स्टेशन मास्टर को फोन करता है कि यहाँ एक लड़की है जो कि नग्न अवस्था में और शायद अपने आप को बचाने के लिए गुहार कर रही। जैसे ही ये चित्रकूट के जो स्टेशन मास्टर होते हैं ये तुरंत जीआरपी आरपीएफ को ये सूचना देते हैं। इसके बाद वहां की एक भारी टीम उस रेलवे ट्रैक की निगरानी करते हुए पहुंचती है, जहां की उस लड़की को रेस्क्यू किया जाता है। और जब वहां से उसको रेलवे ट्रैक से रेस्क्यू किया जाता है तो जो महिला इंस्पेक्टर होती है गीता सिंह, जो कि पहाड़ी इलाके की महिला एसएचओ होती हैं, अब इस लड़की को पहले तो डॉक्टरी इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि जब भी इससे पूछा जाता तो बीच बीच में अचेत हो जाती। वो इशारे से बता रही थी कि मेरे साथ घिनौना
कृत्य हुआ है, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट से, उसके अंगों से ब्लड बह रहा होता है। जो पुलिसकर्मी थे वो वहां जा रहे थे, तो उनको भी अब अपनी आंखों पे पट्टी बांध के उस लड़की के पास जाना पड़ा, क्योंकि वो नग्न अवस्था में थी। वो लोग सहानुभूति जताते हुए कहते हैं कि तुम अपने कपड़े ठीक कर लो बेटा। इसके बाद उस लड़की को कपड़ा पहनाया जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब उसको मऊ के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, चित्रकूट में ही मऊ का इलाका लगता है, जब वहां ले जाया जाता है तो वहां हालत गंभीर बताई जाती है। इसके बाद उसको इलाहाबाद के लिए रेफर किया जाता है, जहां की स्वरूप रानी ले जाया जाता है। बाकी वहां भी उसको वहां एडमिट नहीं लेते हैं, वहां से भी उसको रेफर कर देते हैं। इसके बाद इसकी कोलमी हॉस्पिटल में मेडिकल परीक्षण होता है, और जब वहां पे एडमिट किया जाता है इसको, तो जो ये एसएचओ होते हैं वो अब तमाम तरह के सवाल इस लड़की से लगातार पूछते हैं, जिनका नाम रीता सिंह होता है। वो बार बार यही कहती है कि मेरे भी लड़कियां हैं और मैं भी तुम्हें लड़की समझ रही हूं, पर तुम वो सारी चीजें बताओ जो जो तुम्हारे साथ हुई थी। उस लड़की से ऐसे ऐसे तरीके से, ऐसे अभद्रता से, ऐसे अश्लील तरीके से पूछ रही थी कि तुम जब वहां से जा रही थी तो तुमको कैसे पकड़ा, तुम्हारे कपड़े को कैसे उतारा, तुम्हारे मुंह में तुम्हारी पैंटी को कैसे ठूसा, अगर जो तुम्हारे मुंह में ठूसा तो तुम्हारी पैंटी रेलवे ट्रैक पे क्या कर रही थी, तुम्हारी चप्पल रेलवे ट्रैक पे क्या कर रही थी। तमाम तरह के सवाल थे जो इस लड़की सोनम की बहन होती है वो वहां पे वीडियो बनाती है, तो उसको रोका जाता है कि आप वीडियो ना बनाओ, क्योंकि बार बार उसकी बहन से अश्लीलता से लोग पेश आ रहे थे, बार बार उसको प्रताड़ित कर रहे थे। एक तो वो दरिंदे नोचे और दूसरी तरफ से ये पुलिस वाले उसका साथ नहीं देते हैं, अच्छी कार्रवाई नहीं करते हैं। वो जब भी अब थोड़ी सी स्वस्थ हुई तो मीडिया वालों से बताई कि मेरे साथ कैसे कैसे हुआ, और साथ ही वो बार बार पूछती रही कि तुम्हारे साथ जब तुम्हारे आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, तुम्हारे आंखों पे तुम्हारा पैंट बंधा हुआ था, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे साथ दुष्कर्म करने वाले एक से ज्यादा लोग थे, 4-5 लोग थे। वो लड़की बताती भी है कि नहीं मेरे साथ इतने लोगों ने किया है। बाकी वो अब इस बात को दबा के कोई एक व्यक्ति को गिरफ्तारी की जाती है और बताया जाता है कि वो साइको है। बार बार उस लड़की को यह बताया जाता है कि वो साइको है, पर आज भी उस लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है और लगभग 2 से 2.5-3 महीने का वक्त गुजर गया। उस लड़की को कब इंसाफ मिलेगा, कब माननीय योगी आदित्यनाथ जी कब इस पे बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे और कब इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा होगी। तो ये तमाम बातें हैं, और आप लोगों की मदद से, आप लोगों के साथ से इस लड़की को इंसाफ मिल सकता है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और इस पे कड़ा एक्शन लिया जाए, इसके आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए जो कि इसके साथ इतना घिनौना काम किए। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए, ताकि इस लड़की को इंसाफ मिल सके, लोग इसकी मदद कर सके। और जनता चाहे तो जिसको चाहे उसको इंसाफ दिलवा दे और जिसकी कहानी अनसुनी कर दे। अब तो ये जनता के हाथ में है, क्योंकि निर्भया का जो कांड हुआ था उसमें जनता के बदौलत उसके आरोपियों को सजाए मौत मिली। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि इस लड़की को कब इंसाफ मिलेगा। तो अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि इन दरिंदों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए और कब ये पकड़े जाएंगे। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि कैसे इसको पकड़वाना है, कैसे इन गुनहगारों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाना है। तो आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, आप लोगों की साथ की जरूरत है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।